हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए ऐसा पूरा पेपर आएगा, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग। यानी दोस्त, आज की सेशन में आर्मी अग्निवीर के लिए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका पूरे 50 क्वेश्चनों का पेपर होता है। तो साथ ही पूरे 50 क्वेश्चनों का ये पेपर होने जा रहा है और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 से अधिक क्वेश्चन सही करने का होगा। तो इस बार आर्मी अग्निवीर का एग्जाम जून के महीने में होने वाला है, तो इसी को टारगेट करते हुए आज की सेशन में आर्मी अग्निवीर का जो सिलेबस है, जीके का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, यानी पूरे 50 क्वेश्चनों का आपका मेन पेपर होगा। तो आज की सेशन में हम लोग भी साथ ही 50 क्वेश्चनों का एक पेपर देने जा रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 नंबरों का ये पूरा पेपर होने वाला है। प्लस साथ ही इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जा रहा है इस पेपर को हल करने के लिए। तो आपका ऑफिशियल पेपर जो होता है वो भी 45 मिनट का ही होता है, प्लस 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 गलत करते हैं तो 1 आपका सही में से चला जाएगा नंबर। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक प्रश्न सही करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में कितना स्कोर बनेगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कब किया था? 1 मई 1897 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस पद से संबंधित थे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस पद से संबंधित थे? तो चीफ ऑफ डिफेंस से संबंधित थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथ ही राजस्थान के वर्तमान सीएम साहब कौन है? नवीन पटनायक, भजनलाल शर्मा, विप्लव कुमार देव या त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो राजस्थान के वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? कोलार फील्ड किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? तो सोना का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथ ही बताइए कि भारत में राष्ट्रपिता के रूप में आप किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को, या स्वामी विवेकानंद जी को, या महादेव गोविंद रानाडे को? तो राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी को जानते हैं आप सभी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारतीय संविधान की है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का पुष्कर मंदिर किन देवता से संबंधित है? राजस्थान का जो पुष्कर मंदिर है ये किन देवता से संबंधित है? तो मेरे भाई ब्रह्मा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर के एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है दोस्त। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगा, हर एक क्वेश्चन को याद करेंगे, साथ साथ में चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी है? गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधा मूर्ति ने लिखी है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया? दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया था? तो शिक्षा को जोड़ा था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को किया गया था। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? बताइए छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है यानी फेमस है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो साथ ही जो हमारी सुबह 11:30 AM पे क्लास चलती है उसमें हम आप सभी को जीके जीएस और साइंस के चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगा जो जो आपके आर्मी अग्निवीर में टॉपिक दिया है सारे टॉपिक से क्वेश्चन हम सुबह 11:30 AM पे प्रोवाइड करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा डेली सुबह 11:30 AM वाली क्लास आप जरूर लीजिए। ओके दोस्तों, आज वाली क्लास हमने प्रोवाइड कर दिया, आपने नहीं दिखा है तो आर्मी अग्निवीर का अलग से प्लेलिस्ट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस आप आर्मी अग्निवीर के प्लेलिस्ट पे जाइए, डेली का डेली क्लास उसमें अपडेट हो चुका है, आप वहां भी जाकर चेक करके देख सकते हैं। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा था। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बताइए नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो भाई ये भाला फेंक से संबंधित है, गोल्डन बॉय के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। तो अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन पोलो ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन पोलो ये मेरे भाई किससे संबंधित है। गोवा की मुक्ति, जोधपुर के परिग्रहण से, या हैदराबाद के विलय से, या मिजोरम के साथ समझौते से। तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद के विलय से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है। यानी दोस्त 15 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से शुरू होगा साइंस के 15 क्वेश्चन, जैसा आपका ओरिजिनल सिलेबस है। तो बताइए मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है, 12, 13, 14 या 15। तो याद रखिएगा साथी 14 हड्डियों से बना होता है मनुष्य का चेहरा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन यानी जाइलम होगा। अगर भोजन की बात करता तो फ्लोएम करता है, लेकिन यहाँ पे पौधों में जल का परिवहन की बात किया तो जाइलम हो जाएगा। जाइलम मतलब जल, भोजन का मतलब फ्लोएम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। किस पौधों में प्रकाश संश्लेषण तनेम होता है। किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तनेम होता है बताइए। तो ये कैक्टस में होता है। याद रखिए जो कैक्टस का पौधा होता है ना, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये तनेम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का तरीका क्या है। स्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन है इसका तरीका, इसका सिस्टम कहाँ पर होता है, विखंडन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में आप जानते हैं। तो लाइसोसोम को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। लगातार क्लास आपको यदि चाहिए ऐसी तो भाई पूरे लगातार आपको पूरे दिन हम क्लास प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका आर्मी अग्निवीर में फाइनल सिलेक्शन न हो जाए, और वही क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जैसा कि आर्मी अग्निवीर में पूछे जाते हैं, और आएंगे भी वही सब सारे सवाल। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई अंड प्रजक बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु इनमें से कौन सी है। तो सोना है। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। तो भाई कोबाल्ट होती है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है। अधातु चमकदार इनमें से कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो भाई साहब आयोडीन है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या होने वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक अणु में परमाणु एक साथ कितने द्वारा बंधे होते हैं। एक अणु में परमाणु एक साथ कितने द्वारा बंधे होते हैं। तो
तो भाई याद रखिए अंतरा अणुक बल द्वारा बंधे होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी एक अणु में जो परमाणु एक साथ होते हैं वो अंतरा अणुक बल द्वारा बंधे होते हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। ओके दोस्त, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो भाई किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, इनका योगफल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी अवधारणा का परिचय देता है। बताइए साथी कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ये किसकी अवधारणा का परिचय देता है। तो ये बल की अवधारणा का परिचय देता है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितने सेकंड लगते हैं। बताइए, चंद्रमा की बात कर रहा है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, यानी कितना सेकंड टाइम लगता है। मुश्किल से जानते हैं कितना समय, 1.3 सेकंड लगता है वो भाई चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचता है। भाई उस बल का नाम सिंपल सा है, गुरुत्वाकर्षण होगा, जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब साथ ही यहाँ से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होती हुई जो आपके पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वही सब सारे सॉल्व है, यानी आर्मी के ऑफिशियल का क्वेश्चन पेपर ही होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का, 2 और 4 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या होगी। 2 और 4 का एलसीएम बताइए कितनी होगी, तुरंत निकालिए। ये छोटे छोटे सवाल है जो कि आपको आना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको एलसीएम से देखने को मिलेगा 15 क्वेश्चन में से। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो ये इन दोनों का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2 और 4 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 31 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 80/60 का सरलीकरण क्या है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल कर दीजिए। 80/60 का सरलीकरण कितना होगा, यानी आपको छोटे भिन्न में इसको बदलना है, यही सरल के रूप में पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल, यदि 1 0 1 0 से काट देते हैं, उसके बाद ऐसी संख्या लेना है कि जो ऊपर 8 को भी काटे और वही नंबर से 6 को भी काटना है। यानी यदि हम 2 को लेते हैं तो 2 चौका 8, 4 बेर में, और ये 2 तेज 6, यानी 4/3 हो जाएगा। तो 80/60 का सरलीकरण क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक और मेथड आप लोग लगा सकते हैं, जैसे 80/60 है तो 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, तो भी इसका आंसर 4/3 आएगा। यदि आप 20 का भाग 80 में देते हैं तो 4 बार में आएगा, यदि आप लोग 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार में आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 3, 5 और 7 का औसत क्या होगा। औसत आपसे पूछा है, आप सब औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़ दिया जाता है, 3 5 7 जोड़ते हैं, और इन संख्याओं का संख्या कितना है, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देते हैं। जोड़िए, देखिए 3 और 5 कितना होगा, 8, 8 और 7 कितना होगा, 15, यानी 15/3 हो जाएगा। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। यानी 3, 5 और 7 का औसत कितना होगा मेरे भाई, 15 होगा। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही औसत ऐसे ही निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाहेंगे, जैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए कि 20 20 10 20 10 10 और 10 का औसत बताइए। आपको क्या करना है, पहले तो इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ना है, 20 + 20 + 10 + 10। अब साथ ही जितनी संख्या, जैसे 20 एक संख्या है, 20 एक संख्या है, 10 एक संख्या है, 10 एक संख्या, यानी 4 इसमें संख्या टोटल।
जैसे 1 2 3 4, ये 4 है तो 4 को इसमें भाग दे देना है। देखिए 20 20 40, 10 50, 10 60, यानी 60/4। तो 4 का भाग 60 में करेंगे तो कितना आएगा 15, तो भी इसका आंसर 15 ही आ रहा है। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसे औसत निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 को हल करें। काफ़ी इजी सवाल है भाई, आपके पेपर का सवाल है। जैसे 33 है, 34 है, 35 है, इसका योगफल कितना होगा? 33, 34, 35, इसको आपस में जोड़ना है। बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए जोड़ते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 का 2, कैरी 1 बचा। 3 3 6, 3 9 1 10, यानी 102 होगा। 33 34 35, 102 होगा। डी ऑप्शन देखिए दे रखा है, यानी 34 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 3/5 का प्रतिशत समतुल्य क्या होगा? यानी आपको 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। बताइए दोस्त, समतुल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य या महत्व के में एक ही चीज के बराबर होना। जैसे कोई नंबर दिया है ना, उसके बराबर में आपको करना होता है, यही समतुल्य कहलाता है। जैसे आपको 3/5 को प्रतिशत बदलना, तो आप किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 का भाग जब आप लोग 100 में देते हैं तो 20 में आएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। यानी 3/5 का प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई? 60% बी ऑप्शन देखिए, यानी 35 का बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? 160 का 30% क्या होगा? इस बार आपसे पूछा है 160 का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 30% है। यदि आपको प्रतिशत हटाना है तो आप किससे भाग करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए 1 0 1 0 यहाँ से काटेगा, 1 0 1 0 यहाँ से काटेगा, यानी ऊपर 16 बचा और ऊपर 3 बचा, नीचे 1 है। यदि 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी 16 × 48। तो 160 का 30% कितना होगा मेरे भाई? 48 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। जैसे आपसे पूछा कि 10 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप कैसे हल करेंगे? पहले 10 लिखेंगे, इस का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे 20% दिया तो 20 लिखिए, और प्रतिशत हटता है जब आप 100 से भाग कर देंगे। तो 1 0 1 0 इसको काटेगा, 1 0 1 0 इसको काटेगा, यानी 10 का 20% केवल 2 होगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा। क्यों? तो 160 का 30% कितना आया था? 48 आया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक प्लेट में 20 अंडे हैं और उनमें से 5 खराब हो गए हैं, तो शेष अच्छे अंडों का प्रतिशत कितना होगा? तो मेरे भाई एक प्लेट है, यहाँ पे इसमें 20 अंडा रखा गया है, और उनमें से 5 अंडा क्या हो गए? खराब हो चुके हैं। 5 अंडा खराब हो चुके हैं, तो आप जानते हैं कि यदि 20 अंडा इसमें से है, 5 अंडा खराब हो जाता है, तो अच्छा अंडा इसमें से कितना बचेगा? 15 ही बचेगा, क्योंकि 20 में से आप 5 को घटा देंगे। सिंपल सा है। यदि आपके पास 10 रुपया है, आप उसमें से 5 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? 5 रुपया बचेगा। तो उसी तरह इसको भी देखिए, 20 अंडा एक प्लेट में रखा है, उसमें से 5 अंडा खराब हो गया, तो शेष अंडा जो अच्छा बचेगा वो 15 अंडा बचेगा। तो इसका आपसे प्रतिशत पूछा है, तो 15/20 हो जाएगा। किससे खराब हुआ है? 20 से। तो अब 100 से गुणा कर दीजिए, जब प्रतिशत में निकालना होता है 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए 20 100 कितना होगा? 5, और 15 × 5 कितना होगा? 75% हो जाएगा। यानी हमारे इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई, क्योंकि इस बार आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है, तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने चाहिए। ये बात मेरी मानिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? अन्य दो भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। कड़ की लंबाई पूछा, यानी कड़, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि नहीं? क्या होती है? और ये 90 डिग्री की होती है। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होती है, और इसके नीचे बेस होता है। आप इसे एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? c² = a² + b² होता है ना दोस्त? यही फार्मूला होता है पाइथागोरस का। तो यहाँ पर देखिए कड़ की लंबाई सेंटीमीटर पूछा, यानी c² पूछा है। c² पूछा, यानी यहाँ पर देखिए लंबाई, यानी यहाँ से लंबाई कितना दे रखा है मेरे भाई? लंबाई यहाँ पर देखिए अन्य दो भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मेरे भाई जो आपका आधार यानी बेस है वो 80 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 80 सेंटीमीटर बेस दिया है, और आपका लंबाई यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से आपका ए दे रखा है 80,
और b दे रखा है यहाँ से आपका 60। तो आपको इस फार्मूला में रखना है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए फार्मूला में रख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमसे पूछा सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है भाई यहाँ से 80 स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है मेरे भाई 60 का स्क्वायर। तो अब आप जानते हैं जब 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 68 यानी 6400 आएगा, प्लस 60 का स्क्वायर 6 36 यानी 3600 आएगा। अब देखिए सी स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पे डबल जीरो यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा 10,000। जब यहाँ से सी स्क्वायर बराबर हमारा 10,000 निकला, जब आप स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे यानी सी स्क्वायर देखिए यहाँ से हमारा 10,000 निकला है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे सी स्क्वायर बराबर 10,000 दिया है 1 2 3 4 इतना था। अब जब इस स्क्वायर को एक 10,000 में लाएंगे तो कितना आएगा, जब साथी क्या हो जाएगा ये मेरे भाई रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। ध्यान देंगे जब ये स्क्वायर हटता है, जब ये स्क्वायर हटता है जो सी स्क्वायर है ये स्क्वायर हटता है, तो याद रखिए जो भी नंबर आता है इसके अब इक्वल के बराबर वो रूट में चला आता है। तो जब इसको आप बाहर निकालें तो कितना होगा, ये 10,000 कितना किसका होता है 100 का होता है, यानी सी का आंसर कितना होगा 100 होगा, यानी 38 का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, 3,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। फार्मूला आप जानते हैं साधारण ब्याज का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप जानते होंगे क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है बटे में 100। ये क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है, रेट जो होता है हमेशा प्रतिशत में होता है, और टाइम चाहे आपका 2 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष, और महीना में दिया होगा तो आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 8 महीना दिया है तो आप इसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 से भाग करके जैसे इसको सिंपल फॉर्म में ला देंगे। जैसे 4 दूना 8 4 तिहाई 12, यानी आप इसकी जगह 2/3 रखेंगे टाइम की जगह। ये तो आपको हमने बता दिया महीना को वर्ष में बदलने का। अब साथ ही इस सवाल को हल करेंगे। जैसे साधारण ब्याज पूछा यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल हमने क्या बताया सबसे अधिक नंबर में होता है, तो 3,000 इसको रख दीजिए, इंटू रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। जैसे यहाँ पे 10% दिया है, हमेशा रेट 10% में, और टाइम देखिए 2 वर्ष डायरेक्ट दिया है यानी हम यहाँ से 2 रख देंगे और 100 से भाग कर देंगे। देखिए 1 0 10 को काट देगा जीरो वाला, और 1 0 1 0 इसको घटेगा। यानी दोस्त यहाँ से देखिए 300 और 2 कितना हो जाएगा 300 इंटू 2 600 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा इस सवाल का राइट आंसर 600 हो जाएगा। 600 ऑप्शन देखिए ए दे रखा है, यानी 39 का हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को नहीं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए मेरे भाई इस सवाल को हल करिए आप सभी। तो जैसे सवाल दिया यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए मेरे भाई इस सवाल को आप सभी हल कर दिए। वर्ग का परिमाप दिया है, आपको फार्मूला पता होगा। जैसे वर्ग का परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है, आपको इसका फार्मूला मालूम है कि नहीं। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजाओं की लंबाई होता है, 4 इंटू भुजाओं की लंबाई होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ग का परिमाप डायरेक्ट 40 दिया है और 4 भुजाओं की लंबाई हमसे पूछा है, तो 4 इंटू भुजाओं की लंबाई। अब यहाँ से 4 का भाग अब 40 में देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो भुजाओं की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों बताइए कोई दिक्कत। तो आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है, आप जानते हैं 4a होता है, चाहे आप भुजाओं की लंबाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें निकालना है यही a, हम मान के चलते निकालते हैं। जब आप a इधर लाएंगे तो ये 40 जो है 40 के बटे पे कौन आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, तो 4 का भाग जब 40 में आप देते हैं तो 10 आएगा, जो कि ये सेंटीमीटर में है तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो 40 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन की गति क्या है। चलिए स्पीड आपसे पूछ रहा है, 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए बताइए मेरे भाई।
सभी फार्मूला आप लगाएंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपन टाइम, या आप फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होती है। तो यहाँ से क्या दी है, दूरी देखिए, यानी डिस्टेंस कितना दिया है 220 किलोमीटर दिया है, और टाइम कितना दे रखा है 4 घंटे दिया है, यानी 4 आवर दिया है। तो आपसे पूछा एस पूछा है, तो एस जैसे फार्मूला आपका मेन होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन इसमें एस का मान पूछा है, गति का पूछा है, तो एस जब इधर लाएंगे तो डी/टी हो जाएगा। क्यों, तो डी का मान देखिए प्रश्न में 220 दे रखा है और टाइम तो 4 दे रखा है, यानी जब 4 का भाग 220 में देंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 2 20, 4 पंजे 20, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 41 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जैसे मेरे भाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है, यदि लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्त अनुपात में दिया है, सिंपल सवाल है भाई, 15 सेंटीमीटर अनुपात और 5 सेंटीमीटर दिया है। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, तो आप साथ ही 2 फार्मूला से लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 ऐसे भी कर सकते हैं 3:1 में। यदि आप चाहें तो 15 सेंटीमीटर अपान में 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, यानी 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी 3:1 ऐसे भी होगा, यानी सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्या 1, 10, 100 या अनंत। सर जी हम अनंत खींच सकते हैं, चाहे आपका मन कितना हो आप खींच सकते हैं, इसमें भाई बहुत दूर तक जा सकते हैं आप लोग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे भाई आप सभी से बस रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। आपने जब मेरी नेवी MR की हम तैयारी करवा रहे थे तो आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस या साइंस करा होगा, पूरा क्वेश्चन साथी ने हर एक क्लास से छपा था। ऐसा नहीं था कि मतलब सिंगल क्वेश्चन हम पेपर के बाहर से नहीं आया था भाई, या हमारे क्लास से बाहर नहीं आया था। तो आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं और आर्मी अग्निवीर के लिए, तो साथ ही क्लास पे आप बस ज्वाइन हो जाइए। डेली का डेली जो हम क्लास आपको 2-2 क्लास देंगे, सारे क्वेश्चन आप देखते रहिए बस। यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 3 संख्या का औसत 20 है तो पहली 2 संख्याओं का क्रमशः 20 और 22 है, यानी पहली और दूसरी संख्या का कितना है भाई 20 है और यहाँ पे 22, यानी 3 संख्याओं का औसत 20 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 20 करेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्याओं का योग यानी 20 + 22 कितना दिया है यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 और -42 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 18 हो जाएगा। याद रखिए दोस्त, यदि आपसे सवाल पूछता यदि 2 संख्याओं का औसत 10 दिया है तो ये कितने के बराबर होता है, 20 के बराबर होता है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। और देखिए पहली 2 संख्याओं का क्रमशः 20 और 22 दिया है, यानी पहली 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई 20 + 22 दे रखा है, यानी इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। तो यहाँ से देखिए 3 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, तो 3 × 20 करेंगे तो हमारा 60 होगा। तो यहाँ से देखिए यदि पहली और दूसरी संख्या कितना दी है 20 और 22, तो इनको हम आपस में जोड़ के घटा देंगे, तीसरा संख्या निकल के आ जाएगा। तो 60 में से 42 को घटाएंगे तो 18 होगा, जो कि देखिए डी ऑप्शन दिया है। तो 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 16 किलो का मूल्य 112 रुपये है तो 24 किलो का मूल्य क्या होगा। यदि मेरे भाई 16 केले का मूल्य 112 रुपये दिया है, यदि हम मान लेते हैं साथी एक केले का मूल्य निकाल लेते हैं तो क्या हमें 24 किलो का मूल्य मालूम हो जाएगा। कैसे बताइए, सोचिए। यदि 16 केले का दाम दिया, मूल्य दिया 112 रुपया, यदि इनमें से हम लोग एक केले का दाम निकाल लेते हैं तो लास्ट में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो आपका क्या करना है, एक केले का मूल्य निकालना हो तो इस 112 में 16 का भाग कर देंगे तो 16 × 7 = 12 हो जाएगा, यानी एक केले का मूल्य कितना हो गया इस बार 7 रुपया। तो हमसे 24 किलो का मूल्य पूछा है, तो इस 7 का मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए 7 × 28 का 8, 2 7 दूना 14, 2 16, यानी 24 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा 168 रुपया हो जाएगा। सिंपल सवाल था, है ना दोस्तों। 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है, रीजनिंग का सवाल यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करेगा। जैसे 1250 दिया है, 250 दिया है, 50 दिया है और 10 दिया है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए सीरीज भाई घट रही है, यानी कुछ ना कुछ इसमें भाग किया होगा तभी इतना घटा है। जैसे इसमें देखिए 1250 में 5 का भाग करेंगे 250 आ जाएगा। उसी प्रकार मेरे भाई 250 में 5 का भाग करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 5 का भाग यदि आप लोग 50 में कर देंगे 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 5 का भाग यदि हम 10 में करेंगे तो 2 आएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा? 2 आएगा। हर में भाई 5 का भाग किया है। तो 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सी, एफ, जे, प्रश्नवाचक चिन्ह यू। चलिए दोस्त इस सवाल को आप लोग तुरंत हल कीजिए, तो फटाफट हल करेंगे। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए। जैसे सी 3 नंबर होता है, एफ 6 नंबर होता है, जे 10 नंबर होता है, यू 21 नंबर होता है। आप यहाँ से देख रहे होंगे 3 से 6 बना दिया है, यानी इसमें 3 को जोड़ा है। 6 से 10 किया है, यानी इसमें 5 जोड़ा है। तो 2-2 का गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि साथी हम मान के चलते हैं, नहीं मेरे भाई एक सेकंड, इसमें तो 4 को ऐड किया भाई। देखिए 3 से 3 है, यहाँ पे 6, यानी 6 से 10 यानी 4। यदि हम इस सीरीज को फॉलो करते हुए यानी हम लोग 10 में 5 को जोड़ देते तो हमारा कितना होगा? 15। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 15 से में यहाँ पे भी 6 जोड़ा तो देखिए 21 बना है, जो कि प्रश्न के लास्ट में नंबर भी दिया है। यानी 10 में यहाँ पे हम लोग 5 जोड़ा 15, 15 पे कौन अक्षर आता है? ओ आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन ओ। तो कैसे हमने समझा? तो आप देखिए जैसे सी है, एफ है, जे है। पहले इस समीकरण को हम लोग समझते हैं। जैसे सी होता है 3 नंबर, एफ होता है 6 नंबर, जे होता है 10 नंबर। तो मेरे भाई देखिए 3 से 6 किया, यानी 3 में 3 जोड़ा तो 6 बन गया। फिर 6 में देखिए 10 जोड़ दिया है तो 4 जोड़ा। तो उसी प्रकार दोस्त यानी 6 से 10 बना, यानी 6 में 4 जोड़ा 10। तो उसी प्रकार यदि हम लोग 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15 आएगा। 15 में यदि हम लोग साथ ही 6 जोड़ देते हैं तो 21 आ जाएगा। देखिए 15 पे कौन अक्षर होता है? ओ होता है। और 21 पे देखिए यू, यानी सी एफ जो जे ओ यू, यानी देखिए सी एफ जे ओ। तो इसमें बी ऑप्शन क्या बनना है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 45 छात्रों की एक पंक्ति है। जूली दाएं छोर से 17वें क्रम पे है, बाएं छोर से उसका क्रम क्या होगा? चलिए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप सवाल पढ़ेंगे यदि ध्यान से तो देखिए ऐसे एक पंक्ति दी गई है ना। तो यहाँ से देखिए 45 छात्रों की पंक्ति में से जूली दाएं छोर से, यानी दायां में राइट साइड से, यानी राइट साइड से जूली किस नंबर पे है? राइट हैंड साइड से ये 17वें नंबर पे है ना। यहाँ पे जूली खड़ी हुई है। तो अब यहाँ से देखिए जैसे 17वें नंबर पे हो गई तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट बचेंगे? जैसे टोटल 45 हैं तो इनमें से देखिए 17वें नंबर पे तो जूली है, तो 16 इसमें हो जाएंगे और 28 इसमें हो जाएंगे। 16 एक और एक 17 और 17 28 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका टोटल 45 होता है। ओके, अब जूली का पूछा है तो आप फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे? दाएं छोर से जूली का क्रम के लिए तो आप कुल में से आपके क्या करेंगे? दाएं छोर से स्थान, दाएं छोर से स्थान किसका है? जूली का। इसको जोड़ेंगे और इसमें साथ ही +1 कर देंगे क्योंकि जूली का पोजीशन है। तो कुल कितना है? 45 नंबर है और 17 का 18, यानी 45 में से 18 घटाई कितना बचेगा? 27 बचेगा। यानी भाई 45 छात्रों की एक पंक्ति में जूली दाएं छोर से 17वें नंबर पे, तो बाएं छोर से उसका क्रम क्या होगा? 27वां होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी योजना में फादर शब्द को 104 लिखा जाता है तो उसी भाषा योजना में शब्द मदर को कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे भाई यदि किसी योजना में फादर शब्द को 104 लिखा गया है तो उसी योजना में शब्द मदर को कैसे लिखा जाएगा? FATHER, फादर को 104 लिखा है तो पहला नियम क्या कहता है? हर एक अक्षर का नंबरिंग करके उसको जोड़ दीजिए आपस में। F होता है 6 नंबर, A होता है 1 नंबर, T होता है 20 नंबर, H होता है 8 नंबर, E होता है 5 नंबर, R होता है 18 नंबर पे। यही होता है। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या 104 आता है। जैसे 6 1 7, 7 और 20 27, 27 8 35, 35 5 40, 40 और 18 58 होगा, लेकिन यहाँ पे 104 होता है। दूसरा का नियम कहता है कि जो जो अक्षर दिया गया है इनके
अक्षर का अपोजिट करके उनका नंबरिंग करके जोड़ना है। जैसे F का अपोजिट कितना होता है, U होता है। A का अपोजिट कितना होता है, Z होता है। T का अपोजिट कितना होता है, G होता है। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। E का अपोजिट V आता है। ये तो सभी साथी बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग में, ये तो आपको आता ही होगा। उम्मीद करूंगा ये तो आसान सवाल आप तो जानते ही होंगे। जो ए से लेकर जेड तक हर एक अक्षर होता है उसका तो आपको अपोजिट तो मालूम होगा, है ना दोस्त। तो आर होता है 18 और 27 में से 18 घटा देंगे 9, 9 पे कौन होता है, आई होता है। जब भी साथी आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट करना है तो हमेशा 27 में से माइनस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए एफ का अपोजिट किए हैं तो एफ का कितना नंबर होता है, 6 नंबर। तो 27 में से आप लोग 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 पे कौन अक्षर होता है, यू होता है। तो अब हम लोग इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। यू होता है 21 नंबर, जेड होता है 26 नंबर, जी होता है 7 नंबर, एस होता है 19 नंबर, भी होता है 22 नंबर, आई होता है 9 नंबर। अब इन सारे नंबरों को जोड़ना है। जैसे 21 26 कितना हो जाएगा, 47। 47 और 7 54, 54 और 19, 54 16 70 और 70 3 73, 73 22 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 73 2 इधर देंगे 75 और 75 20 95, 95 और 9 95 5 100 और 4 104। यानी दोस्त इसमें क्या किया है, हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उसका नंबरिंग करने के बाद ऐड किया है, कोड किया है। तो अब देखिए पूछा किसका, मदर का। सबसे पहले हम मदर के हर एक अक्षर का अपोजिट करना पड़ेगा। तो एम का अपोजिट कितना होता है, एन होता है। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। आप कैसे सोच रहे हैं सर आपने कैसे कर दिया, जैसे आपको एम का नंबर मालूम होना चाहिए, 13 होता है। तो 27 में से जब भी आप 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। 14 पे कौन अक्षर आता है, एन होता है। बस उसी तरह उसी प्रकार देखिए ओ होता है 15। तो 27 में से यदि आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। 12 पे कौन अक्षर है, ओ होता है। तो यहाँ पर देखिए ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद टी का क्या अपोजिट होता है, जी होता है। और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। आर का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, आई होता है। अब हमें इन अक्षरों का नंबरिंग करने के बाद जोड़ना है। एन होता है 14 नंबर और जोड़ना है। एल होता है 12 नंबर प्लस जी होता है 7 नंबर, एस होता है 19 नंबर, भी होता है 22 नंबर और आई होता है 9 नंबर। इसको जोड़िए आपस में, देखिए कितना नंबर आ रहा है। चलिए जोड़ के बताइए आप लोग तो कितना आंसर आएगा। 14 12 26, 26 7 33, 33 और 19 52, 52 22 74, 74 6 कितना होगा, 74 6 30 80, 80 3 83। तो 74 और 9 83। जब हमने 74 6 जोड़ा तो काफ़ी भाई लोग कमेंट करने, सर यहाँ पे 9 लिखा है भाई, 83 होगा आंसर। तो बी ऑप्शन ये आपका फोकस चेक कर रहा था। तो 83 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या समझ में आया। तो चलिए आप सभी बताइए हमें कि कोड का क्या होगा आंसर, कोड का कितना नंबर आएगा, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या दे रखा है। तो वर्तमान भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, लाल कृष्ण गोयल या अमित शाह या राजनाथ सिंह। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं मेरे भाई, गोयल होते हैं। बताइए सहकारिता मंत्री जो साथी गृह मंत्री होते हैं ना, उन्हीं के पास सहकारिता मंत्री भी होता है। तो वर्तमान में हमारे भारत के होम मिनिस्ट्री कौन है, होम मिनिस्टर तो अमित शाह जी है ना। तो सहकारिता मंत्री को होम मिनिस्टर के रूप में भी जानते हैं, गृह मंत्री को भी जानते हैं। तो इसमें कौन है, अमित शाह है। यानी 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये टोटल 50 क्वेश्चनों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन तो पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्जाम की तरह दिखाई दे रहे होंगे कि ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं आर्मी अग्निवीर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। और साथ ही हम मिलेंगे शाम को 7:30 बजे एक दमदार क्लास के साथ। तो आप बस उस सेशन के लिए इंतजार करिए। इस सेशन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, शाम को 7:30 पे हम पे 100 क्वेश्चनों का पेपर होने जा रहा है। तो आप सभी जरूर आइएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कोई भी मन में आपके डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। कोई भी एक भी सिंगल आपके मन में प्रश्न हो तो भी साथ ही उसका पूछे, हम कमेंट में उसका रिप्लाई कर देंगे आपको। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। तो साथ ही एक आप सुन लीजिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।